नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। फेस्टिव सीजन में आम लोगों को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। मुंबई में सीएनजी और पीएनजी के भाव में तेज बढ़त देखने को मिली है। शहर गैस वितरण कंपनी महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम 6 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा पाइप के जरिए आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस यानी कि पीएनजी की कीमतों में भी 4 रुपए प्रति यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। नई कीमतें सोमवार मध्य रात्रि से ही लागू कर दी गई थी। रिजर्व बैंक ने भी इस साल मई से अब तक लगातार चौथी बार ब्याज दरों में इजाफा किया था। महंगाई टॉलरेंस लेवल से ज्यादा बढ़ चुकी है। महंगाई के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है और रिकवरी में दिक्कत आ रही है। ऐसे में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 30 सितंबर को फिर बढ़ोतरी कर दी। आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया, जिससे यह 5.40% से बढ़कर 5.90% हो गया। इससे पहले 5 अगस्त को भी रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट, तो जून में भी 50 बेसिस पॉइंट और मई में भी 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा पहले हो चुका था। Expectations and contain the second round effects. This action will support the medium-term growth prospects of our economy. Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.9% and to remain focused on withdrawal of accommodation while supporting growth. Now, let me step back a little and elaborate on our monetary policy stance. Monetary policy had moved from neutral to accommodative stance in June 2019. At that time, repo rate was 5.75%. Headline CPI inflation was hovering around 3% and was expected to be in the range of 3.4 to 3.7% in the second half of 1920, and liquidity was in deficit mode with an average daily injection of 0.3 lakh crore in May 2009 under the Liquidity Adjustment Facility, that is LAF. Today, inflation is hovering around 7% and we expect it to remain elevated at around 6% in the second half of this year. Liquidity remains surplus with average daily net absorption of rupees 1.1 lakh crore under the LAF in September 2022, and this is up to 28th September. As government expenditure picks up on the back of high GST and direct tax collections, the system liquidity will go up further. आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो निर्णय लिए हैं, उनकी घोषणा भी शक्तिकांत दास ने की। आइए जानते हैं कि मौद्रिक नीति की वो 10 बड़ी बातें क्या कही गई। आरबीआई ने रेपो रेट में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी करते हुए इसे 5.40% से बढ़ाकर 5.90% कर दिया है। 5 महीने में अब तक रेपो रेट में 1.90% की बढ़ोतरी हो चुकी है। दुनिया भर में बढ़ती महंगाई को देखते हुए आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ रही है, लेकिन भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर है। आरबीआई ने उपभोक्ता मूल्य आधारित महंगाई दर का अनुमान वित्त वर्ष 2023 के लिए 6.7% पर बरकरार रखा है। वित्त वर्ष 2023 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को 7.2% से घटाकर 7% किया गया है। रुपए के अवमूल्यन पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस साल 28 सितंबर तक डॉलर के मुकाबले रुपए में 7.4% का अवमूल्यन हुआ है। आरबीआई ने रुपए के लिए कोई खास विनिमय दर तय नहीं किया है। रुपए की ज्यादा अस्थिरता की दशा में आरबीआई हस्तक्षेप करता है और केंद्रीय बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत हुआ है। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट को 5.65% से बढ़ाकर 6.15% कर दिया गया है। ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेट्स के लिए जो दिशा निर्देश है, वे ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेट्स के लिए भी उपलब्ध होंगे।
अप्रैल जुलाई की अवधि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 18.9 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 13.1 डॉलर था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक लोग 16.2% की तेज गति से बढ़ा है। तो दास ने यह भी कहा कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हालिया नरमी अगर कायम रही तो महंगाई के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। ग्रामीण मांग में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, निवेश की मांग भी बढ़ रही है और कृषि क्षेत्र भी स्थिर है। लेकिन आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के प्रयासों के बावजूद आम लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से अंक हमारे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो एनालिटिक प्लेटफॉर्म बीजोम के मुताबिक इस साल जनवरी से अब तक इस्तेमाल होने वाले किराना सामान के दाम जो है वो 10% से 22% तक बढ़े हैं। खाद्य तेल, मसाले और चावल से लेकर बालों में लगाने वाले तेल तक शामिल है इसमें। साबुन और वॉशिंग पाउडर जैसी कुछ गैर खाद्य वस्तुओं के दाम सिर्फ 1 से 3% ही बढ़े हैं। तो साल की पहली तिमाही में करीब 35% बढ़ी थी खाद्य तेल की कीमतें। अगर देखा जाए तो अभी भी वो 5 से 22% महंगी है। इस बीच मसालों की जो कीमत है वो भी 3% से 17% बढ़ी है। यह स्थिति तब है जब भारत दुनिया के सबसे बड़े मसाला निर्यातकों में भी शुमार है। यही नहीं, इस साल अब तक चावल, आटा और रिफाइंड फ्लोर जैसे ब्रांडेड जरूरी किराना सामान के दाम भी 10% से ज़्यादा बढ़े हैं। बीजोम की रिपोर्ट में कहा गया है कि कीमतें बढ़ने का असर किराना सामान की बिक्री पर भी हो रहा है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में इनकी बिक्री घटी है, जिसके चलते बाजार की ग्रोथ धीमी पड़ती जा रही है। तो साथ ही जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी लगाया गया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% से घटाकर 7% कर दिया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत का जीडीपी ग्रोथ आज भी सबसे बेहतर है। फाइनेंशियल ईयर 23 की दूसरी छमाही में मांग बेहतर रहेगी। फाइनेंशियल अगर 23 की बात करते हैं क्वार्टर 2 की, तो उसमें जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो 6.3% रह सकता है। अब समझते हैं कि रेपो रेट क्या है। तो बैंक हमें कर्ज देते हैं और उस कर्ज पर हमें ब्याज देना पड़ता है। ठीक वैसे ही बैंकों को भी अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ जाती है और वे भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। इस लोन पर रिजर्व बैंक जिस दर से उनसे ब्याज वसूल करता है उसे रेपो रेट कहते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा भी दिया था। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए ये बताया था कि सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए जो है वो 4% बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको याद दिला दें कि पिछली बार सरकार ने मार्च में डीए जो था वो भी बढ़ाया था। ये जनवरी 2022 से लागू हुआ था। मार्च में सरकार ने डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी, यानी इसे 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया गया था। और अब जब 4% बढ़ने के बाद अगर देखा जाए तो ये जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। सरकार के महंगाई भत्ते बढ़ाने से देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जो है वो 1 जुलाई 2022 से ही लागू हो जाएगा। इसे सरकार पर सालाना अगर देखा जाए तो 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण योजना को 3 महीने बढ़ाने का भी फैसला लिया है। अब ये सारी चीज़ें तो ये हो गई कि आरबीआई क्या कर रही है या फिर कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है या सामने सरकार जो है वो क्या लाभ दे रही है अपने सरकारी कर्मचारियों को हो या गरीब जनता को।
अब आपको ये भी बता दें कि आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने देश में गरीबी, बेरोजगारी और असमानता का मुद्दा उठाया। स्वदेशी जागरण मंच के स्वावलंबी भारत अभियान विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए होसबाले ने गरीबी को एक राक्षस बताया। देश में गरीबी की हालत और बेरोजगारी के आंकड़े शेयर करते हुए होसबाले ने एक ऐसा माहौल बनाने के लिए कहा जिसमें युवाओं को जॉब मांगने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनाया जा सके। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि गरीबी हमारे सामने एक राक्षस की तरह है, हमें इस राक्षस को हराना होगा। अभी भी देश में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे है। यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है। देश में 23 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो कि रोजाना 375 करोड़ से भी कम कमाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर यह भी कहा कि देश में 4 करोड़ लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। वहीं देश की फिलहाल 7.6% दर है बेरोजगारी की। अक्सर अपने बयानों के चलते आपको ये भी बता दें कि नितिन गडकरी भी चर्चा में रहते हैं। कई बार वो अपनी सरकार की भी आलोचना कर चुके हैं। तो एक बार फिर से नितिन गडकरी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने देश में बेरोजगारी, भुखमरी और महंगाई के मुद्दे पर बात करते हुए कहा था कि हम मातृभूमि को सूखी, समृद्ध और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश तो धनवान हो गया है पर जनता गरीब है। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई इससे ग्रस्त है। जातीयवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता, उच्च नीचता का भाव समाज के लिए, हमारे लिए बहुत दुखद भी है और समाज के प्रगति के लिए घातक भी है। सामाजिक समता और आर्थिक समता, सोशल इक्वेलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वेलिटी समाज में प्रस्तापित हो। और विशेष रूप से एक भी बड़ी समस्या है कि हमारे समाज में दो विशेष रूप से वर्गों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। जैसे सामाजिक विषमता है वैसे आर्थिक विषमता भी बड़ी है। हम लोग सेवा का काम करते हैं, इसलिए ज्यादातर इस विषय का आप सब लोग विचार करते ही होंगे कि हमारे देश में 124 जिले ऐसे हैं कि जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनको एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जहां स्कूलें नहीं है, अस्पताल नहीं है, किसानों के लिए फसल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, गांव जाने के लिए रास्ते नहीं है, और जिसके कारण वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े। आपको ये भी बता दें कि बहुत हुई महंगाई की मार। महंगाई के मुद्दे पर ही भाजपा सत्ता में आई थी। अब महंगाई के मुद्दे को लेकर भी विरोधी दल अभी भाजपा पर हमलावर है। सबसे पहले बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि आपने हर चीज पे इतना टैक्स लगा दिया, इतनी ज्यादा महंगाई कर दी, लोगों का खून चूस रहे हो। ऐसे में अगर मैं अपने लोगों की बिजली फ्री करके उन्हें थोड़ी राहत देता हूं तो वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता। वो भी आप रोकना चाहते हो, ये मैं किसी हालत में नहीं होने दूंगा। नमस्कार। आज देश में बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। एक आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। हर चीज महंगी होती जा रही है। चारों तरफ बेरोजगारी है। लोगों के धंधे बंद हो रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं। आज किसी भी सरकार का सबसे पहला काम होना चाहिए किस तरह से आम जनता को महंगाई और बेरोजगारी से राहत दिलवाएं, पर इन्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। इन्हें 24 घंटे बस गंदी राजनीति करनी है। आजकल 24 घंटे इनका बस एक ही काम है, किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, केजरीवाल को क्रश कर दो। आम आदमी पार्टी वालों ने पहले दिल्ली जीत ली, फिर पंजाब जीत लिया, अब ये गुजरात जीत जाएंगे, फिर पूरा देश जीत जाएंगे। केजरीवाल को रोको, आम आदमी पार्टी को कुचल दो। इनको बस यही एक काम बचा है। तो एमपी कांग्रेस ने भी ट्वीट किया कि रोज बढ़ती जा रही महंगाई जनता की जान पे बनाई, और साथ में एक वीडियो भी शेयर किया गया।
इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट किया था कि त्योहारों के समय में खाद्य पदार्थों के दामों में गिरावट, घर में उत्सव, बजट में राहत और साथ ही खाद्य पदार्थों के दामों का एक फोटो भी उन्होंने अटैच किया था। अब साथ ही आपको ये बता दें कि इसी ट्वीट के रिप्लाई में कांग्रेस ने भी एक ट्वीट किया कि मोदी सरकार के प्रयास रंग लाए और उन्होंने भी खाद्य पदार्थों की एक लिस्ट निकाली और दो दामों को कंपेयर किया गया, 2 अक्टूबर 2019 और 2 अक्टूबर 2022 में क्या दाम है। सबसे पहले पाम ऑयल की बात करें तो 2019 में वो 75 रुपये था, जो 2022 में 118 रुपये हो गया। वनस्पति घी की बात करें जो 77 था रुपये, वो 143 हो गया। सूरजमुखी तेल जो 98 रुपये था, उसकी कीमत 165 रुपये हो गई। सोयाबीन तेल जो 90 रुपये था, वो 148 रुपये का हो गया। चना दाल जो 64 रुपये थी, वो 71 रुपये की हो गई। सरसों का तेल जो 107 रुपये था, वो 167 रुपये हो गया। मसूर दाल जो 61 रुपये थी कीमत, वो 94 रुपये हो गई। मूंगफली का तेल जो 130 रुपये में मिलता था, वो 185 में मिलने लगा। उड़द दाल जो 74 रुपये में मिलती थी, वो 106 रुपये में मिलने लगी। आटा जो 28 रुपये में मिलता था, उसकी कीमत 35 रुपये हो गई। दूध जो 44 रुपये में मिल जाता था 2019 में, 2022 में उसकी कीमत 53 रुपये हो गई। नमक जो 15 रुपये में मिलता था, उसकी कीमत 22 रुपये हो गई। चाय जो 212 रुपये में आती थी, वो 281 रुपये में मिलने लगी। अरहर दाल की बात करें जो 84 रुपये में 2019 में मिला करती थी, 2022 में 110 रुपये में हो गई। ये सारे जो अंक है वो कांग्रेस द्वारा बताए गए। अब आपको बता दें कि महंगाई के मुद्दे पर जनता की व्यथा को सुनने के मकसद से भी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर है। ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ സകലതിന് വില കൂടിയതാ. ഞാനൊരു ഷുഗർ പേഷ്യന്റും ബ്ലഡ് പ്രഷറും ഉള്ള ആളും കൂടിയാണ്. ജീവിതം തന്നെ മെഡിസിനാണ്. ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുമില്ല, കിട്ടുന്ന മരുന്നിന് ഭയങ്കര വിലയും കൊടുക്കണം. പണിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പൊ തൊഴിലുറപ്പിന്റെ പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കായിട്ട്. ശമ്പളം ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ട് 2 ഓണത്തിന് മുന്നേ കിട്ടിയ പിന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്തു തരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ മതങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കാനാണ് ഏറ്റവും അവരുടെ പണി. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല BJP ഗവൺമെന്റ്, ജനങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയിലാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും. സാറിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നുണ്ട്. അവര് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കുറെ ത്യാഗം സഹിച്ച ഒരു കുടുംബമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായി കാണണം. अब वो हमारा मामला हमारे परिवार का है। अब वो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो हम तय करेंगे। हमारी नेता सोनिया गांधी जी तय करेगी, हमारे बाकी नेता तय करेंगे। तो उसमें कोई हमारे को झगड़ा तोड़ना है कि कोई परमानेंट व्यक्तिगत रंजिश तोड़ना है? तो राजनीति में एक परिवार में इस तरह की बातें चलती रहती है। बीजेपी वाले अपना, अरे बीजेपी वाले आटे पर टैक्स लगा रहे हैं, नमक पर टैक्स लगा रहे हैं, दही और छाछ पर टैक्स लगा रहे हैं, लोगों की रोटी छीन ली। जो बीजेपी रोटी दे नहीं सकती, रोटी छीनने का काम करती है, उस बीजेपी को कांग्रेस से हिसाब मांगने का हक नहीं है। क्योंकि पूरा देश जानता है कि बीजेपी तो दंगे फसाद पे भरोसा करती है, महंगाई गरीबी मिटाने पे भरोसा नहीं करती। आपको याद दिला दें कि इसके अलावा जब राजनीति में लाउडस्पीकर का मुद्दा गरमाया था, तब कांग्रेस के द्वारा महंगाई डायन खाए जाते गीत जो है वो लाउडस्पीकर पर बजाया गया था। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। पेट्रोल डीजल का उछला
अब आपको ये भी बता दें कि अब जब नवरात्रि का त्योहार चल रहा है तो सोशल मीडिया पर महंगाई का गरबा का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। મારું નવું નજરાણું મોંઘવારીનો ગરબો હોબળો અને સંભળાવો। अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे और याद करेंगे वो वक्त जब भाजपा वीडियो बनाती थी कि महंगाई को दूर करने के लिए एक बार हमें वोट दें। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। अब ये तो फ्लैशबैक की बात हो गई, लेकिन आपको बता दें कि इन सब की के बाद ही भाजपा को सत्ता हासिल हुई थी। अब आपको ये भी बता दें कि आजकल ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है, लेकिन जिसमें आप केजरीवाल को मौका देने की बात कही जा रही है। अरे हार्दिक, पास तो आप यार ના મળે હવે ખરીદીને લાવ્યો છું, ખબર છે કેટલા મોંઘા પાસ છે? અરે પણ હવે તો આમ આદમી પાર્ટી આવી રહી છે ને, તો મોંઘવારીનો તો નામો નિશાન પણ નહીં રહે અને સાથે સાથે વીજળીના 300 યુનિટ પણ ફ્રી। સારું ચાલ લે। અને ગવર્નમેન્ટ હોસ્પિટલમાં તમામ નાના મોટા ટેસ્ટ ફ્રી, એટલે મેડિકલ પણ ફ્રી। સારું લે। અને હવે તો તને નોકરીની ચિંતા જ નહીં, કેમ કે કેજરીવાલ સરકાર લાવી રહ્યા છે 10 લાખથી વધારે સરકારી નોકરી, અને જ્યાં સુધી નોકરી નહીં મળે ત્યાં સુધી દર મહિને 3000 રૂપિયા પણ મળશે। સાચી વાત છે યાર। અને જન્મ મરણ જાતિ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ જેવા કામો સરકારી કચેરીમાં નહીં પણ ઘર બેઠા થઈ જશે। અને તને ખબર છે હવે અરે બસ બસ, મારા પાસ પતી ગયા હવે। પણ કેજરીવાલ સરકારની ગેરંટી નથી, પછી સાકાર કરવું હોય ને તો હવે એક મોકો કેજરીવાલ। चलो, गुजरात में इलेक्शन है, ये तो गुजरात तक की ही शायद एडवर्टाइज हो सकती है, लेकिन भाजपा को याद रखना रहा कि भाजपा की जो रणनीति थी, बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई दूर करनी है तो भाजपा को वोट करो, अच्छे दिन लाने हैं तो मोदी सरकार ही ला सकती है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाजपा की ये जो रणनीति थी, ये जो महंगाई का मुद्दा भाजपा लेकर सत्ता में आई, वह भाजपा पर ही कहीं भारी न पड़ जाए। आम आदमी पार्टी, जो कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि भाजपा की ही रणनीति पे चलते हुए भाजपा को मात देने की कोशिश कर रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये महंगाई का मुद्दा अगर आम आदमी पार्टी, केजरीवाल या फिर किसी और विरोधी दल जैसे कि कांग्रेस ने भी अच्छे से पकड़ लिया और जनता भी उनके साथ जुड़ गई तो क्या होगा। महंगाई डायन खाए जाते हैं, वो डायन को आज भी लोग याद कर ही रहे हैं। अब जरूरी यही है कि महंगाई नाम की डायन को बीजेपी कैसे खत्म करती है, यानी कि महंगाई कैसे खत्म होती है। तो ये तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी, क्योंकि जो महंगाई बढ़ती जा रही है और जनता त्रस्त है और जनता पूछ ही रही है कि ये महंगाई की मार कब दूर होगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।